जैसा कि पिछली प्रोग्राम में सिटी साहब ने ये पेशेंगोई की थी कि इसराइल का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स है और फिर उसके बाद पाकिस्तान की भी बारी है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जंग चढ़ जाती है तो ऐसी सूरत में तो वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका ये सारे तो इसराइल की कंट्रोल में, तो फिर पाकिस्तान को तो वहाँ से लोन भी नहीं मिलेगा और अमेरिका की तरफ से आज जो मिलिट्री एड हमें मिलती है वो भी बंद कर दी जाएगी। तो ऐसी सूरत में फिर पाकिस्तान की माशी हालत कैसी होगी? क्या रशिया और चाइना हमें लोन देंगे या नहीं? रशिया और चाइना की क्या पॉलिसी होगी? क्या वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे? वो हमारा साथ देंगे वो या नहीं? जी भाई साहब, ऐसे है कि पाकिस्तान और इसराइल की जंग नहीं होगी, नहीं हो सकती है। उसकी वजह यह है कि एक वो उधर है और एक इधर है और आपस बराह रास्त इनका कोई ताल्लुक भी नहीं है। याद होता ना कि ये इसराइल इंडिया की जगह पे होता और हमारे ऊपर हमला करता, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ना ही ये तवक्को करें कि इसराइल से कोई जहाज़ उड़ के आएंगे और आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं होनी। जब मैं कहता हूँ कि इसराइल टारगेट करेगा पाकिस्तान को, तो मेरा मतलब ये है कि इसराइल एंड अमेरिका एंड द वेस्टर्न पावर्स टारगेट आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को करेंगे, आपके मुल्क को नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये चाहते हैं, और मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है कि वो नहीं चाहते कि किसी मुसलमान ममालिक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, और वो दो किस्म के तरीके से आपके ऊपर दबाव डालेंगे और प्रेशराइज़ करेंगे कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके दांत निकाल दिए जाएँ। क्योंकि वो आपके अटैक तो कर नहीं सकते, तो दांत ही निकालने हैं आपके, तो वो कैसे दांत निकालने हैं? तो उसके लिए उनका जो फार्मूला है, जो 90 की दिहाई में जैसे सोवियत यूनियन टूटा और सोवियत फोर्सेस जो थी अफ़गानिस्तान से चली गई, तो उससे बाद वो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में बिल्कुल गिर गया था, और उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पहली दफ़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर दबाव डालना शुरू किया। उनके एक एम्बेसडर थे, बार्थोलोम्यू साहब उनका नाम था, वो 2 दफ़ा पाकिस्तान में आए, 92 में भी और मेरा ख्याल 94 में भी, और उस वक्त आके उन्होंने ये कहा, और उस वक्त के जो अमेरिकन एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, वो जो थे उन्होंने भी ये, जब वो जा रहे थे वापस सितंबर 1989 में, तो वो जाने से पहले ये कह के गए कि अब पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है, और अब आप मेहरबानी करके अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम का 3 फेज़ तरीके के साथ उसके दांत निकालने पड़ेंगे। एक ये कि पहले जो है आप फर्दर डेवलपमेंट फिसाइल मटेरियल की बंद कर दें, जिसे कहते थे फ्रीज़ योर प्रोग्राम। जब आपने प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल बंद कर दी, इसका मतलब है जितने आपने यूरेनियम बना लिया था उसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज ये थी कि जब वो ख़त्म हो जाएगा और इंस्पेक्शन शुरू हो जाएंगी कि आप नहीं कर रहे, तो फिर ये होगा कि जो आपने वॉरहेड्स बनाए हैं उनके ऊपर कैप लगा दी जाएगी, मीनिंग कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपके पास रहेंगे मगर उनको डिसआर्म कर दिया जाएगा। और तीसरी स्टेज होगी कि वो जो रहेंगे भी, डिसआर्म भी होंगे, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटा, तो सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल सोवियत यूनियन का यूक्रेन में था, और वो यूक्रेन में फिर वो सारा जो है उसको पहले उसके साथ भी यही किया कि पहले फ्रीज़ किया, फिर कैप किया, फिर रोल बैक किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी यही एक तरीका इख्तियार किया है। तो मेरा ख्याल है वो जो आपने खुद ही बता दिया कि उनके पास कितने लेवरेजेस हैं कि वो आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। एक लेवरेज आप भूल गए, आपने IMF, वर्ल्ड बैंक, ये डेट्स जो हैं, ये सारे कुछ किया, आप भूल गए कि वो एक और भी तरीका है जिसके ज़रिए आपके ऊपर वो प्रेशर डालेंगे, और वो प्रेशर टैक्टिक्स आएंगे आपको मुस्लिम ममालिक से। इन ममालिक से आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि अब आप छोड़ दें इसराइल की अपोजिशन करना, हम भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कर रहे हैं, आप भी कर लें। बाकी जब और अगर आप करेंगे तो फिर आपको इतना ख़तरा नहीं है, वंस यू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इसराइल, तो फिर आपको इतना ख़तरा नहीं है आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, फिर हम उधर नहीं जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लेवरेजिंग एंड प्रेशर्स, उसके ज़रिए आपको टाइट किया जाएगा, और अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो फिर जाहिर है देन दे विल बिकम नास्टी। चाइना और रशिया क्या करेंगे? चाइना और रशिया कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपकी सारी तजारत जो है और लिंक जो है आपकी इकॉनमी की इज़ विद द वेस्ट। तो चाइना तो आपके तो सिर्फ कर्जे लेते हैं और आपका कोई ख़ास लेना देना नहीं। आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कुछ भी नहीं करते चाइना को आप, और रशिया के साथ तो तजारत है ही नहीं। सो दे वोंट बी एबल टू डू मच। चलें, ये तो काफ़ी तफसील के साथ वाज़े हो गया इसका जवाब। अच्छा, जब बात तनाज़ात की हो रही है, मसले की हो रही है, डिफरेंसेस की हो रही है, तो ज़रा बॉर्डर इश्यूज़ भी देख लेते हैं अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामला चले, जिसमें हमारे नुमाइंदा वहाँ मौजूद थे, तो अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उनकी तरफ से भी जवाब आया, लेकिन उसको पसपा कर दिया गया अफ़गानिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया। मीनवाइल हमारे DGISI ताजिकिस्तान पहुँचे हुए हैं और वहाँ के ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की है। ये दौरा किस तनाजुर में किया गया? इसे तालिबान को धमकी समझा जा रहा है?
सही समझा जा रहा है, उसकी वजह यह है कि तालिबान आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। अब 1.5 साल हो गया आप उनको समझा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी तालिबान आपके यहाँ आपने बैठाए हुए हैं ये हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। और अभी रिसेंट टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। इसके साथ आपके तल्लुकात चाइना के साथ ख़राब हो रहे हैं और चाइना आपके लिए बड़ा क्रिटिकल पार्टनर है और ऊपर से आपके शहीद हो रहे हैं जवान। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उनको बड़ा समझाया कि देखिए आप डोंट पुश अस, वो नहीं बात मानते। अच्छा, अब वो क्यों नहीं बात मानते, पहला सवाल। दूसरा ये कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं मानते कि वो समझते हैं कि अगर टीटीपी को उन्होंने तालिबान ने रोका तो टीटीपी जो है वो इस्लामिक IS जो है उसके साथ ना दाइश के साथ ना मिल जाए, क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, हार्ड लाइनर्स हैं। दाइश जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ है, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ है। वो तो वहाँ अंदर पावर स्ट्रगल चल रही है। 2 किस्म के ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस वक्त तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। एक है नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि नॉर्थ में है, वो तारीख़ी तौर पे वो पश्तून एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ है, ताजिक और उज़्बेक्स। वहाँ आपको याद होगा पुराने ज़माने में रशीद दोस्तम भी एक लीडर था और भी लीडर्स थे, ठीक है, और फिर अहमद शाह मसूद का ग्रुप भी है एक्सेट्रा, मगर वो इस वक्त तितर बितर हुए हैं। अच्छा, अब एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि तालिबान के अंदर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एक कंधारी ग्रुप है जो कि लीडरशिप है यहाँ की, और दूसरा है आपको पता ही है हकानी ग्रुप, जो काबुल वाले जो है, तो वो भी एक इश्यूज चल रहे हैं आपस के अंदर उनकी लीडरशिप के अंदर। तो अब पाकिस्तान ने समझाया तालिबान को कि देखिए डोंट पुश अस, वो नहीं बात माने। वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम नहीं इनको टीटीपी को नाराज़ कर सकते, तो वो तो हमारी मजबूरी है। तो अब उन्होंने आके बात आगे बढ़ा दी है कि वो हमारे मेहमान हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा अच्छा तेरे तो मेहमान ने, ठीक है, फिर इन्हें जाके ठा बम मार देते। ठीक, अब तालिबान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है ना कि इनको रोक सकते हैं। तालिबान के पास तो इरेगुलर और आर्मी भी नहीं है, वो तो इरेगुलर गुरिल्ला वॉरफेयर ही कर सकते हैं। मगर अब तो वो तो इन्वॉल्व है इंटरनल डिफेंस में, तो वो ज़्यादा बॉर्डर पोस्ट को छोटी मोटी ठूठा कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। तो आपने क्या किया कि एक तो उनको कहा कि अच्छा फिर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ठा हम कर देंगे, और हम जाके इनके टीटीपी के लीडर्स को अटैक करेंगे। उसमें 2 किस्म के फैसले हुए हैं। एक ये कि चुन के उनके लीडर्स को असैसिनेट किया जाए। ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया है। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन के असैसिनेट किया है यहाँ, जिसके बाय द वे अब एक आर्टिकल आज वॉशिंगटन पोस्ट में भी आया है कि इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरीज बेस्ड इन पाकिस्तान उनको किस तरीके से चुन के असैसिनेट कर रहे हैं। ये वही दोवल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने अपने क्रिटिक्स जो सिख के जो रेजिस्टेंस है वहाँ उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ कनाडा के साथ तल्लुकात खराब, खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स है कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर गल है असी फिर तालिबान के भी लीडर्स चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया। दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान में, और जो बंदे मार दिए वहाँ उनके कैंप्स के ऊपर, डैमेज किया। ठीक, तो सिग्नल तो बड़ा स्ट्रॉन्ग गया टू द तालिबान, मगर दैट्स नॉट इनफ। उनको पता है कि ये लॉन्ग टर्म गेम है ये। तो अब क्या है, अब बड़ी सीधी सी बात है। ठीक, एक तो इन्होंने सोचा कि जो वखान कॉरिडोर है, अब वखान कॉरिडोर क्या है, वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए। वखान कॉरिडोर इज अप इन द नॉर्थ, इट्स अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, दैट कनेक्ट्स दैट इन अ सेंस कनेक्ट्स अफगानिस्तान टू ताजिकिस्तान, राइट। ठीक, तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ तल्लुकात बढ़ा रहे हैं। 2 लेवल पे ताजिकिस्तान के साथ तल्लुक पाकिस्तान अब बढ़ाना चाह रहा है। एक ये उनसे बिजली खरीदना चाह रहा है, अच्छा, तो उसकी वो वखान कॉरिडोर के जरिए आएगी। तो एनर्जी का इशू है, तो वो वखान कॉरिडोर के ऊपर कंट्रोल की ज़रूरत पड़ गई है। अच्छा, और मेरा ख्याल है इनको चाइना ने ग्रीन लाइट दे दी है, क्योंकि वो चाइना को भी लगता है। तो उन्होंने कहा जी वखान कॉरिडोर जो है वो अब हमने अपने हाथ में रखना है। ठीक, तो उधर थोड़ी बहुत पेशकदमी हो रही है। अच्छा, तालिबान को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए कि ये अब हम इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। तो दे आर डिस्कसिंग दैट विद ताजिकिस्तान। बट मोर इम्पॉर्टेंट, ताजिकिस्तान के अंदर जो ये
जिसकी मैंने जिक्र किया, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, उसकी लीडरशिप जो है वो अफगानिस्तान में नहीं, वो ताजिकिस्तान में बैठी है। ताजिक है ना जी, तो इधर भी वो ताजिक है ना जो अफगानिस्तान के ताजिक हैं। तो ये अब गए हैं ताजिक हुकूमत से बात करने के लिए कि जो आपके पास नेशनल रेजिस्टेंस वाले लोग आपने पनाह दी हुई है, वो मेहरबानी करो साढ़े तलकात बनाओ ना उन्होंने, ताकि हम उनको पैसे वैसे दें और कहे अच्छा फिर तुसी भी आ जाओ, एनिमी ऑफ माई एनिमीज माई फ्रेंड। तो आयशा अब ये है कि तालिबान को समझाने के लिए जो लेवरेजेस हम इस्तेमाल करेंगे दे विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। पहला लेवरेज इज़ गोइंग टू बी, अभी एक और आना है अभी लेवरेज, पहला लेवरेज इज़ गोइंग टू बी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, इट्स गोइंग टू बी द नेशनल रेजिस्टेंस, ताजिक्स को सपोर्ट करेंगे अब अगेंस्ट द तालिबान। दूसरा है कि PTTP को अटैक करेंगे, प्रिसाइज कोऑर्डिनेटेड अटैक्स टू वीकन। दैट इज़ द ओनली वे द तालिबान जो हैं, जो अफगान तालिबान हैं, उनके साथ नेगोशिएशन हो सकेगी। नेगोशिएशन हमेशा इक्वल्स के दरमियान होती है, अगर कोई इक्वल अनइक्वल हो तो नेगोशिएशन नहीं होती, तो दे आर ट्राइंग टू रिड्रेस दैट बैलेंस। तो मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा एक्चुअली एक अफगान पॉलिसी बनी है। अच्छा, आज तक अफगान पॉलिसी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अप इन द एयर थी। अब पहली दफ़ा एक जैसे कहते हैं ना इट्स अग्रेसिव पॉजिटिव अफगान पॉलिसी बनी है कि ये लोग जिनको हमने 20 साल सपोर्ट किया, ये अब हमारी बात नहीं मान रहे, आप कहते हैं हम तो मानते ही नहीं है ड्यूरेंट लाइन को, ये फिर इन्होंने उकसा लिया, ये अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं हम कमज़ोर हो गए हैं बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं, इनको भी अब सबक सिखाने की बात वारी आ गई। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान, वी आर न्यूक्लियर पावर, वी हैव अ ग्रेट आर्मी, वी हैव अ ग्रेट एयर फोर्स, लेट्स टीच देम अ लेसन थोड़ा बहुत, ताकि टेबल पे तो आए, बातचीत तो हो सके। साथ साथ इनके अंदर जो डिविजन है उनको थोड़ा सा हम भी दाना दें ना, इस्तेमाल करें। हाँ, तो देयर इज अ डिवीजन बिटवीन द कंधारीज एंड द काबुलीज, उसको भी थोड़ा सा करें। अभी जब सादिक साहब गए हैं तो काबुल वालों से बात हो रही थी ना, कंधार वालों से नहीं हो रही थी, एंड सो ऑन। तो एक तरफ ये दूसरी ताजिक्स को, और अहमद शाह मसूद वो भी बैठा हुआ है ताजिकिस्तान में, उसका बेटा जो है, तो ये सारे तो इनको सलाम दुआ लेने गए हैं, पाकिस्तान के करीब आएंगे। आपका ख्याल है इसीलिए तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं गया, कौन गया? DGI गया। फॉरेन मिनिस्टर जाता ना अगर कोई और बात होती, कोई और बात तो DGI गया ना, चुप करके गया, उत्थे सब मुलाकात होएगी, उत्थे कहणगे आ जाओ भाजी आ जाओ, की चाहिए जी, आओ ना जरा इन्होंने सीधा करिए। अच्छा, वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार अफगान पॉलिसी, जैसे सेठी साहब के अल्फाज हैं, एक अरसे से ये समझा जा रहा था कि शायद अफगानिस्तान के साथ हमारे तनाज़ात का कोई हल नहीं है और ऐसे यहाँ खित्ता मसाइल का शिकार रहेगा। माइंड अप्लाई किसने किया? ये स्मार्ट मूव देर से हुई, लेकिन किसकी जानिब से इनिशिएट किए गई? किसको क्रेडिट देंगे आप इसका? नहीं, आई थिंक पॉलिसी रिव्यूज़ में तो होता है ना, व्हेन यू फाइंड अ पॉलिसी हैज फेल्ड, तो एस्टैब्लिशमेंट ने फिर बैठ के दिमाग लड़ाया और सोचा अब और कुछ चारा नहीं रहा। ठीक, अब इसीलिए नए DGI आ गए, और जो नए DG आए हैं, ही इज बीन टोल्ड टू गेट ऑन विद इट। ठीक है, सो आई थिंक ही इज गेटिंग ऑन विद इट स्मार्टली। सो ये है अफगानिस्तान के मामले का तजिया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सेठी साहब। इतने उम्दा सवाल हैं और इतने टेक्निकल हैं, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊं, चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया से ज़रा आदिल अहमद साहब का एक दिलचस्प सवाल शामिल करेंगे जी। इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा है, बहुत इस टाइम पीक पे है। बेनज़ीर भुट्टो का आपने जिक्र किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जब शहादत हुई थी तो हम तो उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में सुना है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो उनको जिस तरह फांसी हुई, उनकी कोई रिएक्शन उस टाइम नहीं हुआ था? जैसे खान साहब को पकड़ा गया, एक 9 मई हुआ, एक लोग निकले बाहर और एक ठीक ठाक किस्म का की अफरा तफरी फैली पूरे मुल्क में। अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता सकें अगर, कि उस टाइम पे क्या हालात थे मुल्क के और अवाम का क्या रद्द-ए-अमल था उनकी शहादत के बाद? सो जस्ट वांटेड टू मेक एन कंपैरिजन बिटवीन द पॉपुलैरिटीज। जी थैंक यू। देखिए भुट्टो साहब बिल्कुल पॉपुलर थे, इसमें कोई शक नहीं है, और मगर जब मार्शल लॉ लग गया, तो मार्शल लॉ जब लगता है ना, तो उस वक़्त एक खौफ की लहर चलती है। उस वक़्त पीपल्स पार्टी की तरफ से एहतजाज हुआ, मगर जो अपोजिशन थी उस वक़्त की, लेड बाय द जमात इस्लामी, वो काउंटर उन्होंने बहुत किया उसको। जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स निकले, वहाँ दे हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम उस वक़्त की ऑपोजिशन, लेड बाय द जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग एंड अदर्स। तो एक तो ये था कि देयर वाज ऑन द स्ट्रीट्स देयर वाज ऑपोजिशन। इस दफ़ा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। नून लीग के लिए PTI के ख़िलाफ़ कोई नहीं निकला, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि मार्शल लॉ का वक्त था, इस वक्त मार्शल लॉ का वक्त नहीं था।
तीसरी चीज़ और बड़ी अहम है ये बात कि यहाँ गुस्सा जो था वो इस्टेब्लिशमेंट पे था, बिकॉज आम आदमी का ये ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट ने बिट्रे किया है खान साहब को। उस वक्त ऐसी सूरत हाल नहीं थी। भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जब मार्शल लॉ लगा तो सारा पाकिस्तान भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ होता जा रहा था। उन्होंने सारे सियासी लीडर्स को जेल में डाल दिया था, नैब को जेल में डाल दिया था, बैन कर दिया था। सारे कोई 55 MNAs MPAs जो थे उनको जेलों में, हैदराबाद जेल में डाल दिया था। और सो इट वाज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर हिम। और फाइनली ये कि जब भुट्टो साहब ने क्रैकडाउन करने की कोशिश की लाहौर शहर में, तो उन्होंने लाहौर शहर के अंदर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, लिमिटेड 245 वगैरह। तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ही बेसिकली लॉस्ट द सपोर्ट ऑफ हिज ओन पार्टी, बिकॉज हिज पार्टी वाज नॉट एबल टू माउंट अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। अब तो सिचुएशन ये थी इस वक्त खान साहब के ख़िलाफ़ तो नून लीग नहीं खड़ी हो सकी, कोई भी खड़ा नहीं हो सका। और फाइनल पोजीशन ये है कि उस वक्त हम उठते थे सुबह तो अखबार ढूंढते थे कि अखबार के अंदर ख़बर पता चले कि आज हुआ क्या पाकिस्तान में, कौन बाहर निकला कौन नहीं निकला। कोई तरीका नहीं था। टेलीफोन्स भी जो थे वो कोई मोबाइल फ़ोन्स तो थे नहीं उस ज़माने में, वही थे। और तो कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल थी to get people to come out and to join hands and do something. ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत मुश्किल था। तो आजकल के हालात में तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेरी इजी वाया सोशल मीडिया। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की वजह थी कि इस दफ़ा लोगों को इकट्ठा कर लिया गया, एहतजाज तकड़ा हुआ, क्योंकि एक पूरी मुहाज़ और माहौल बन चुका था जो कि इमरान खान ने एक्सप्लॉइट किया। और उस वक्त भुट्टो साहब के लिए ऐसा माहौल की पैदाइश ही नहीं थी। कुछ ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई सोशल मीडिया टीम थी, ना कोई अपनी पार्टी थी जो लड़ सकती थी। और उस वक़्त की जो जमात इस्लामी थी, जो कि PNA का जो मूवमेंट, जमात इस्लामी वाज अ वेरी मिलिटेंट फोर्स। सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जमात के कंट्रोल में थी। एंड दे हैड वेरी मिलिटेंट कार्डर्स। और वो जो सारा मूवमेंट था इट वाज लेड बाय द जमात इस्लामी। तो मैं ये समझता आज वो सिचुएशन नहीं है। आज अगर जमात इस्लामी, मौलाना फजल, ये सब अपने कारकुनों को ले आते, नून लीग वाले बाहर आ जाते, जहाँ जहाँ ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे वहाँ वो भी डेमोन्स्ट्रेट करते, तो शायद ये इस यहाँ तक इस नौबत ना आती कि ये लोग उठ के और लॉन्ग मार्चेस करनी शुरू कर देते। तो आई थिंक दे वर दीज डिफरेंसेस। ठीक है। अब अगला सवाल फजल हादी साहब का शांगला से।